हेलो व्यूअर्स। बायोड्रिंक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा था जीन क्लोनिंग की कुछ कुछ मेथड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था cDNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, फिर जीनोम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। ओके, सो उसमें हमने क्या देखा था, एक बहुत अच्छा पॉइंट देखा था वेक्टर्स के बारे में। बिना वेक्टर्स का मेन तो कुछ हो नहीं रहा था। आपको जो डीएनए इंसर्ट मिल रहा था, आपको उसको वेक्टर में डाल के उसको होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करना था। सो ये वेक्टर क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। सो ये वेक्टर्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि रेप्लिकेट करते हैं ऑटोनॉमसली। ओके, किसमें? एक प्रॉपर होस्ट सेल में। ओके, और इस वेक्टर्स में होती है हमारी डीएनए इंसर्ट। ओके, जिसे कि हम या तो क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं या फिर हम एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। सो ये था हमारा वेक्टर के बारे में। सो क्या हो रहा है, बस नॉर्मल ये एक वेक्टर है जिसमें कि हमने एक डीएनए इंसर्ट को डाला, और इस डीएनए इंसर्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रॉपर होस्ट सेल में, जिसमें कि ये आपका ग्रो करेगा। चलिए इसे ही होस्ट सेल बना लेते हैं ऐसे। तो ये प्रॉपर होस्ट सेल में ये आपका ग्रो करेगा। ठीक है, रेप्लिकेट करेगा मीन्स एक से ये आपके बनाएंगे दो, दो से चार, वैसे बहुत अच्छा रेप्लिकेशन होना चाहिए, मल्टीपल कॉपीज ये आपके बना सके। सो ये होता है वेक्टर, मीन्स एक व्हीकल जो कि डीएनए इंसर्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ वो एक कुछ एक एक्सप्रेशन कर रहा है। या तो हम उसे क्लोन करते हैं या फिर हम उससे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी प्रोटीन को। ओके, या कोई भी प्रोडक्ट। सो एक अच्छा वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास एक वेक्टर है तो सबसे इंपॉर्टेंट वो रेप्लिकेट करना चाहिए, बहुत सारी कॉपीज बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मेन मोटिव है क्लोनिंग, क्लोनिंग के लिए हमें चाहिए मल्टीपल कॉपीज। दूसरा, उसका साइज होना चाहिए 10 kb से कम। क्यों? क्योंकि अगर आप लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स लेते हो ना, तो टूटने का डर रहता है प्यूरिफिकेशन के टाइम पे। और इसके साथ साथ जो लार्ज वेक्टर्स होते हैं वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं मैनिपुलेशन के दौरान। ओके, सो इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो वेक्टर का साइज हो वो स्मॉल हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इजिली आइसोलेट और प्यूरिफाई हो जाए। यस, अगर आपकी इजी आइसोलेट और प्यूरिफाई हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट, ये इसका मेन मोटिव क्या है, इसे होस्टल में इंट्रोड्यूस करना है हमें, जहाँ पे कि क्लोन और एक्सप्रेस करेगा। अगर वो होस्टल में इंट्रोडक्शन का प्रोसेस ही बहुत डिफिकल्ट होगा, सो इट वोंट वर्क। सो इसलिए जो इंट्रोडक्शन प्रोसेस हो वो बहुत आसानी से हो जाए, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। और ये होस्ट सेल अगर आपका एक पर्टिकुलर साइज का है और आपका जो वेक्टर है उससे बड़ा साइज का, तो इट वोंट वर्क, राइट? सो साइज ऑल्सो मैटर्स। नेक्स्ट, जेनेटिक मार्कर्स होनी चाहिए उसकी, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो मैं अभी ये जेनेटिक मार्कर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अच्छे से डायग्राम में दिखा के पढ़ाऊंगी। क्यों एक सुटेबल जेनेटिक मार्कर बहुत जरूरी होता है, क्यों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से साइज बहुत जरूरी होता है। उसके पहले आप जान लीजिए कि वेक्टर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोनिंग वेक्टर और एक होती है एक्सप्रेशन वेक्टर। सो क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्यों यूज करते हैं? जब हमें एक वेक्टर की, एक डीएनए इंसर्ट की मल्टीपल कॉपीज चाहिए, बहुत सारी कॉपीज चाहिए, तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर को। और सेम एक्सप्रेशन वेक्टर को तब यूज किया जाता है जब मुझे उस पर्टिकुलर डीएनए इंसर्ट से एक प्रोटीन या फिर कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो। ओके, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। अब चलिए क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानें। सो एक क्लोनिंग वेक्टर में होती है आपकी रेसिस्टेंस साइट्स। ओके, जैसे कि ये हो गया एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। तो इसे हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, जेनेटिक मार्कर। क्या कहते हैं इसे हम? सेलेक्टेबल जेनेटिक मार्कर। क्यों? देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है उसका काम क्या है? रेप्लिकेट करना। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट्स चाहिए। आपके यहाँ पे ये पॉइंट लिखा होगा कि द रेस्ट्रिक्शन साइट इट शुड हैव अ प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन साइट। ओके, इट शुड कंटेन यूनिक टारगेट साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन। सो ये टारगेटेड साइट्स होते हैं कुछ, जैसे कि ये हो गया HIN3 और BAM-H1। तो ये एक टारगेटेड रेस्ट्रिक्शन साइट है, बिकॉज यहाँ पे हम अगर कट करते हैं तो हमारा जो डीएनए है वो डायरेक्टली जाकर इंसर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। ओके, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर, तो चलिए सोचिए
हमने ऐसे ही एक सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया, हमने इसे कट किया, तो हमारा जो डीएनए इंसर्ट है वो आकर यहाँ पे लग गया। अब जब डीएनए इंसर्ट यहाँ लगता है, यानी कि ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन है ये काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, आपका ये प्रॉपर फंक्शन में है नहीं, तो ये हो गया आपका नॉन फंक्शनल। तो अब इसे नॉन फंक्शनल करके हम क्या देखना चाहते हैं, हमारा इंसर्ट वेक्टर में लगा है कि नहीं और वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, वो में वो प्लेटिंग के दौरान पता चले। यहाँ पे अगर मैं टेट्रासाइक्लिन पे प्लेट कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पे, ये हो गया टेट्रासाइक्लिन जिसमें कि आपका एंटीबायोटिक है और इसमें आपका एम्पिसिलिन है, ठीक है। तो मैंने मेरा डीएनए को कहाँ इंसर्ट किया था, टेट्रासाइक्लिन के रीजन पे, क्योंकि मुझे पता है कि HindIII और BAM-H1 की जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन की रेस्ट्रिक्शन जीन के पास है। ओके, सो यहाँ मुझे मिल गया ये। अगर मैं इस जो पर्टिकुलर होस्ट सेल को ग्रो कर रही हूँ, तो आप ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना कि ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस में ग्रो नहीं करेगा, सेम उसी एरिया पे आपकी एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस पे ग्रो करेगी। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हो गया कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर ये इसके बाद भी, मतलब आपने इंसर्ट किया उसके बाद भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, तो ये सब हो गए नॉन ट्रांसफॉर्म। इजी समझ में आ गया क्यों हम सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज करते हैं और हमारे पास पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट्स का टारगेट साइट क्यों हमें पता होना चाहिए। गुड, नाउ हमारा आ गया एक्सप्रेशन वेक्टर। सो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेशन वेक्टर में हम एक कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज को प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो यानी कि क्या हो रहा है, वहां पे जितनी जो ऑपरेशंस होती हैं, जो यूकैरियोटिक जीन में जिससे एक्सप्रेशंस होती हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, वैसे ही हम उसे एक प्रोकैरियोटिक में हम एनेबल करते हैं, ओके, विथ सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस डालकर। ओके, सो तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसमें प्रमोटर, ORI तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, रिप्रेसर और ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस। अपार्ट फ्रॉम ORI मार्कर्स और रेस्ट्रिक्शन साइट छोड़कर हम ये सब रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऐड करते हैं, जो कि रेगुलेट करता है प्रॉपर, लीजिए एग्जाम्पल एक प्रोटीन इंसुलिन, इंसुलिन का एक्सप्रेशन रेगुलेट करता है ये, ओके। तो इसलिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सप्रेशन वेक्टर में, जैसा हो गया इंसुलिन, या फिर आप ले सकते हो एक ग्रोथ हार्मोन, या फिर आप एक ह्यूमन प्रोटीन हो गया, वैसे, ओके। तो ये थी एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर और वेक्टर के बारे में। पर अभी तक खत्म नहीं हुआ, वेक्टर्स के टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, और कहाँ कहाँ क्या यूज किया जाता है और किस चीज के लिए यूज किया जाता है और एग्जाम्पल्स क्या है उनकी, वो सब हम पढ़ेंगे एक एक करके एक एक वीडियो में। सो बने रहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट के साथ, जहाँ पे कि आपको सारे प्रॉपर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। सो यहाँ हम नेक्स्ट वीडियोज हमारे जो होंगे, इनर सीक्वेंस होगी, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेगमिड, फेग्समिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, शटल, ईस्ट, वेक्टर फ्रॉम एनिमल्स एंड वेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। ये था आज का टॉपिक। आपने कुछ नया सीखा होगा, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायोट्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।